हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रहार जीएस। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जैसे यूरोपीय कंपनियों का आगमन, जैसे इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने आपको बता दिया था कि यूरोप के लोग भारत की तरफ व्यापार करने के लिए आए, तो उसमें सबसे पहले आए थे पुर्तगाली। उसके बाद फिर अलग अलग कंपनी आए जैसे डच, अंग्रेज़, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी, फिर स्वीडिश। तो हम लोग आज उसी को देखेंगे, यूरोपीय कंपनियों के आगमन को, और उस आगमन में के क्रम में जो सबसे पहले आए जैसे पुर्तगाली, और उसके बाद हम लोग पुर्तगाली का डिटेल कर लेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो आगमन में आप देखेंगे दो चीज़ें हैं, एक तो सबसे पहले यूरोपियों के आगमन का क्रम, दूसरा यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम। ऊपर है यूरोपियों के आगमन का क्रम और यहाँ यूरोपीय कंपनी। कहने का मतलब है कि यूरोपियों के आगमन के क्रम का मतलब हो गया व्यक्तिगत तौर पर, और कंपनी कहने का मतलब हो गया कि जब कंपनी यूरोपीय देशों में जैसे पुर्तगाल की कंपनी बनी और कंपनी लेकर भारत आए, तो दोनों का डेट में थोड़ा सा डिफरेंस है और आने के क्रम में डिफरेंस है। तो इसलिए हमने दो चार्ट बनाए। ऊपर वाला है यूरोपियों के आगमन का क्रम। तो यूरोपीय के आगमन के क्रम में सबसे पहले आए पुर्तगाली, उसके बाद आए डच के बाद अंग्रेज के बाद डेनिश के बाद फ्रांस, और फ्रांस के बाद स्वीडिश। तो पहले याद करना है नाम और उसके बाद डेट पर आना है। अगर दोनों एक साथ पढ़ेंगे तो डेटा कोलैप्स हो जाता और फिर याद करने में भी दिक्कत होता है। तो पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज के बाद डेनिश के बाद फ्रांस, और फ्रांस के बाद स्वीडिश। पुर्तगाली आए 1498 में, और उसके बाद डच आए 1595, अंग्रेज 1600 में, डेनिश 1616 में, फ्रांसीसी 1664 में, और स्वीडिश 1731 में। अब याद करना कैसे है, वैसे पहले पढ़ेंगे पुर्तगाली और डच एक साथ, और दोनों में कॉमन है, ये 14 ये 15 दोनों एक साथ हैं। तो इस दोनों को एक साथ आप पढ़ लीजिएगा 14-15 वाला डेट। उसके बाद अंग्रेज, डेनिश और फ्रांस, ये तीनों 1600 वाले में है तीनों। तो इसको इन तीनों को एक साथ, और इसका डेट याद रखिएगा, ऊपर में 16, इस साइड आइएगा 16 एकम 16, 16 चौक 64। मतलब अंग्रेज 1600 में आए, डेनिश 1616 में आए, और फ्रांसीसी 1664 में आए, और सबसे लास्ट में स्वीडिश 1731। इस तरह से आप याद करेंगे, यूरोपियों के आगमन का क्रम याद हो जाएगा। फिर यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम, कंपनी कौन थे, तो कंपनियों में सबसे पहले पुर्तगाली 1498 में आए पुर्तगाली, और इन्होंने 1503 में अपनी प्रथम फैक्ट्री कोचीन में खोल ली। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, पुर्तगाली 1498 में आए और 1503 में प्रथम फैक्ट्री खोल ली। लेकिन यूरोपीय कंपनियों के आगमन के क्रम में थोड़ा सा फेरबदल है। यहाँ देख रहे होंगे कि डच पहले आया, अंग्रेज बाद में, लेकिन यहाँ वाले चार्ट में क्या है कि अंग्रेज पहले आ गए कंपनी के तौर पर और डच बाद में आए। तो बस यही फर्क है, बाकी सब कुछ वही है। तो आप बस अंग्रेज को पहले कंपनी के तौर पर सवाल अगर पूछा जाएगा, क्रम से सजाने के लिए दे दिया जाए, तो अंग्रेज को ऊपर कीजिएगा, डच को नीचे कीजिएगा, काम हो जाएगा। तो सबसे पहले आए पुर्तगाली 1498 में, और 1503 में इन्होंने अपनी प्रथम फैक्ट्री खोल ली कोचीन में। कोचीन केरल में पड़ता है। उसके बाद दूसरा अंग्रेज 1600 में कंपनी के तौर पर आए, और 1608 में सूरत में इन्होंने अपनी प्रथम फैक्ट्री लगानी शुरू की। लेकिन यहाँ पर एक किस्सा हो गया कि जब अंग्रेज आए, और उस समय यहाँ जो था मुगल वंश का शासन था, और यहाँ के शासक थे जहांगीर। तो जहांगीर के दरबार में अंग्रेज़ों के एक दूत पहुँचे थे, कैप्टन हॉकिंस। आप इनका नाम याद रखेंगे, कैप्टन हॉकिंस। तो कैप्टन हॉकिंस जब जहांगीर के पास पहुँचे, तो जहांगीर ने इनको व्यापार का परमिशन दिया, सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी। सूरत यहाँ है गुजरात के पास। तो सूरत में जब इनको फैक्ट्री खोलने की अनुमति मिली 1608 में, लेकिन यहाँ पर पहले से पुर्तगाली और यहाँ के स्थानीय व्यापारी मौजूद थे जिनका क्षेत्र मजबूत था, तो उन्होंने अंग्रेज़ों का विरोध कर दिया कि भाई, बोला अंग्रेज़ तुम यहाँ फैक्ट्री नहीं खोल सकते हो। तो जहांगीर ने क्या किया, परमिशन वापस ले लिया। तो यहाँ का काम जो है अंग्रेज़ों को बंद करना पड़ा। अब तब तक अंग्रेज़ों ने 1611 में अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में खोल ली, और ये काम बंद पड़ा रहा सूरत वाला। और बाद में फिर 1613 में ये जो काम बंद था सूरत का, बनकर तैयार हुआ। तो आपको इस तरह से याद रखेंगे कि सूरत में प्रथम फैक्ट्री बनानी शुरू की अंग्रेज़ों ने, लेकिन पुर्तगालियों के प्रभाव के कारण बंद करना पड़ा। तब तक अंग्रेज़ों की प्रथम फैक्ट्री बनकर जो तैयार हुई वो मसूलीपट्टनम में बनकर तैयार हुई, और ये 1608 वाला काम 1613 में फिर पुनः बनकर तैयार हुआ। तो इस तरह से आप अंग्रेज़ों के कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे। उसके बाद डच 1602 में आए, और 1605 में मात्र 3 साल बाद इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में खोल ली। मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में है।
भारत के मैप को आप देखेंगे तो सबसे नीचे इस साइड पूर्वी इलाके में नीचे तमिलनाडु है, तमिलनाडु के ऊपर आंध्र प्रदेश है और यहीं पर है मसूलीपट्टनम, और मसूलीपट्टनम में डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री खोली। उसके बाद डेनिस 1616 में आए, 1620 में पहली फैक्ट्री तंजौर में खोले। ये कुछ किए नहीं, ज़्यादा दिन तक टिके भी नहीं, और वापस जाते क्रम में इन्होंने अंग्रेज़ों का अपना पूरा जितना भी काम धंधा था अंग्रेज़ों को देकर और वापस ये चले गए। तो डेनिस से आप एक ही पॉइंट याद रखेंगे कि 1616 में आए, 1620 में प्रथम फैक्ट्री इन्होंने तंजौर में लगाया। उसके बाद फ्रांसीसी 1664 में आए, 1668 में प्रथम फैक्ट्री इन्होंने सूरत में लगाया, और सबसे लास्ट में स्वीडिश आए भारत की तरफ लेकिन डायरेक्ट चले गए चाइना, और यहाँ पर उन्होंने जाने के बाद 1750 में अपना सारा कारोबार अंग्रेज़ों को देकर और वापस अपने देश चले गए। तो इस तरह से अब जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो सबसे पहले पुर्तगाली को पढ़ेंगे, फिर डच, फिर अंग्रेज़, फिर डेनिस, फिर फ्रांसीसी और स्वीडिश। तो दो है यहाँ, डेनिस और स्वीडिश, इन्होंने भारत में ज़्यादा कुछ किया नहीं, तो ये दोनों छोटा टॉपिक है, बाकी चारों जो है बड़ा टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग पुर्तगाली को देखेंगे। तो आइए एक बार पुर्तगाली का डिटेल करते हैं। पुर्तगाली जब हम लोग पढ़ेंगे तो पुर्तगालियों में सबसे पहले जो पुर्तगाली थे वो वास्को डी गामा भारत पहुँचे। तो वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप का चक्कर काटते हुए और भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुँचे। वहाँ के स्थानीय राजा थे जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया, फिर उनको व्यापार करने का परमिशन दिया, और परमिशन मिलने के बाद वास्को डी गामा अपने हेक्टर नामक शिप में अपना सामान लाद कर, यानी उन्होंने मसालों को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दिया, मसाला, काली मिर्च, इन सारी चीज़ों को लाद कर, और वापस जब वो यूरोप गए और उसको बेचने के बाद उनको 60 गुना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। इसी प्रॉफिट को देखते हुए फिर वापस 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वरेज आए, 1502 में वास्को डी गामा रिटर्न आए। उसके बाद पुर्तगालियों ने भारत में अपना हिसाब किताब सही रूप से करने के लिए अपने गवर्नर की नियुक्ति शुरू कर दी। तो सबसे पहले पुर्तगालियों में पहला पॉइंट जो हमारा है, प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप, इसको कहते हैं आशा अंतरिप हिंदी में, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत पहुंचे, और वास्को डी गामा भारत के कालीकट बंदरगाह पर, दूसरा पॉइंट में हमने इसको नोट किया, वास्को डी गामा भारत के कालीकट बंदरगाह पर 17 मई 1498 को पहुंचे। यहाँ जब पहुँचे कालीकट तो वहाँ के स्थानीय राजा थे जमोरिन ने वास्को डी गामा का भव्य स्वागत, मतलब शानदार स्वागत किया और व्यापार की अनुमति दी। अनुमति मिलने के बाद वास्को डी गामा अपने हेक्टर नामक शिप में मसाला, काली मिर्च, इन सारी चीज़ों को लादकर वापस यूरोप गए। तो अगला पॉइंट वही है हमारा, वास्को डी गामा अपने हेक्टर नामक जहाज़ में मसाला, काली मिर्च इत्यादि को लेकर जब वापस यूरोप पहुँचे तो इसे बेचने के बाद उनको 60 गुना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, पूरा ट्रैवल का खर्चा काटकर, और टोटल 60 गुना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ वास्को डी गामा को। इसी प्रॉफिट को देखते हुए दूसरे पुर्तगाली 1500 ईस्वी में भारत पहुँचे, उनका नाम था पेड्रो अल्वरेज, और 1502 में फिर एक पुर्तगालियों का बेड़ा यानी कि वास्को डी गामा रिटर्न भारत पहुँचे। तो 1502 में वास्को डी गामा पुनः भारत पहुँचे। सवाल में भी पूछा जाता है कि वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब पहुँचे, 1502 में। अब यहाँ के बाद क्या हुआ कि पुर्तगालियों ने अपने गवर्नर नियुक्त करने शुरू कर दिए भारत में, क्योंकि सबसे पहले वास्को डी गामा आए, भारत गए, भारत से यूरोप गए, सामान बेचने के बाद उनको 60 गुना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। तो फिर इसी प्रॉफिट को देखते हुए 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वरेज, इसको कैब्राल भी कहते हैं, पेड्रो अल्वरेज आए, और 1502 में वास्को डी गामा पुनः आए। तो इस तरह से क्या हुआ, पुर्तगाल और भारत के बीच व्यापारिक गतिविधि बहुत तेज हो गई। तो जब व्यापार बहुत स्पीड से होने लगा तो पुर्तगालियों ने भारत में गवर्नर की नियुक्ति शुरू कर दी, और इसी क्रम में पहले गवर्नर जो बने उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 से 1509 ईस्वी तक पुर्तगाली गवर्नर भारत में रहे। इनको प्रथम पुर्तगाली गवर्नर के तौर पर जानते हैं, और इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी को चलाया। ब्लू वाटर पॉलिसी को शांत जल की नीति भी कहते हैं। ब्लू वाटर पॉलिसी को शांत जल की नीति के नाम से भी जाना जाता है। अब ये नीति क्या था कि जब आए फ्रांसिस्को डी अल्मीडा गवर्नर बने भारत में तो उन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी को चलाया। दरअसल इस पॉलिसी को चलाने का मेन रीज़न जो था, ये आप जब भारत का मैप देखेंगे तो ये नीचे का क्षेत्र, इधर का जो है बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर, और नीचे इंडियन ओशियन, हिंद महासागर है नीचे। तो हिंद महासागर के क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए पुर्तगालियों ने ब्लू वाटर पॉलिसी को चलाया, और प्रथम पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी को चलाया। दरअसल इनका मानना था कि अंदर का क्षेत्र में जब ये पहुँचे थे
पुर्तगाली। तो उस समय दिल्ली सल्तनत का शासन था भारत पर, और दिल्ली सल्तनत के जो सबसे लास्ट वंश था लोदी वंश, और लोदी वंश के पतन का समय था। लोदी वंश उतना मजबूत नहीं था, तो पुर्तगाली की एंट्री हो गई भारत में, ये चले आए। तो अंदर के क्षेत्र में अब इनको कोई निकालने वाला था नहीं, या फिर कोई हराने वाला वैसा राजा, बड़ा ताकतवर राजा नहीं था। तो पुर्तगालियों ने क्या किया, अपना मार्ग सुरक्षित करने के लिए, या फिर ये कह लीजिए बाउंड्री को सुरक्षित करने के लिए, बाहरी क्षेत्र यानी कि जिधर से कोई आक्रमणकारी आ सकता था उस क्षेत्र पर इन्होंने कब्जा करने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी को चलाया, मतलब हिंद महासागर के क्षेत्र पर। और नियम रखा कि कोई अब दूसरा यूरोपीय जहाज़ अगर इस क्षेत्र से आता है तो पुर्तगालियों के परमिशन के बिना नहीं आ सकता है, और इसी नियम को ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं। अब दूसरे गवर्नर बने, पहले गवर्नर से बस दो ही सवाल। प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, कब से कब तक, 1505 से 9 तक रहे। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी को चलाया, जिसको कहते हैं शांत जल की नीति, हिंद महासागर के क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए। अब दूसरे गवर्नर बने अल्फांसो डी अल्बुकर्क, 1509 से 1515 ईस्वी तक रहे। अल्फांसो डी अल्बुकर्क गवर्नर बने, तो इनको पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि अल्बुकर्क जब शासक बने, गवर्नर बने, तो इन्होंने पुर्तगाली बस्ती भी स्थापित की थी भारत में। अल्बुकर्क 1509 में गवर्नर बने, और इन्होंने 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह, बीजापुर के शासक थे यूसुफ आदिल शाह, उससे गोवा जीत लिया। मतलब 1509 में आए और 1510 में गोवा जीत लिए। पहले ये व्यापार करने आए थे, अब क्या हुआ, पुर्तगालियों ने यहाँ के क्षेत्रों पर कब्जा करना शुरू किया, तो यूसुफ आदिल शाह को हराया और गोवा जीत लिया। और यही गोवा, आप एक पॉइंट याद रखेंगे कि पुर्तगालियों के कब्जे से 1961 में आज़ाद हुआ। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे, यही गोवा 1961 में आज़ाद हुआ। उसके बाद अल्बुकर्क ने क्षेत्र विस्तार के लिए वैवाहिक नीति, इसको कहते हैं मैरिज पॉलिसी को चलाया। इसका मानना था कि हम पुर्तगाली लोगों का विवाह भारतीय स्त्री से करा देंगे और फिर अपना पॉपुलेशन बढ़ाएंगे, और पॉपुलेशन बढ़ाकर अपनी पुर्तगाली बस्ती स्थापित करेंगे, ताकि भारत से बाद में हमको कोई बाहर निकाल ना सके। तो इसलिए वैवाहिक नीति को चलाया। लेकिन इसका जो ये प्लान था, वैवाहिक नीति वाला प्लान फेल हो गया। तो इसने अपने प्लान को सफल बनाने के लिए सती प्रथा को बैन किया। जैसे अपने भारतीय समाज में सती प्रथा था कि किसी स्त्री का हस्बैंड अगर डेथ हो जाता, हस्बैंड का डेथ हो जाता है, तो फिर उस स्त्री को भी अपने पति के साथ उस तरह क्या चिते के साथ उनको भी दहन कर दिया जाता था। तो इस तरह से स्त्री को भी क्या होता, स्त्री की भी डेथ हो जाती थी। तो अल्बुकर्क ने इसका फ़ायदा उठाया। अल्बुकर्क ने सती प्रथा को बैन कर दिया। तो जब सती प्रथा बैन हुआ तो स्त्री बच जाएगी, तो उसको कुछ लोभ लालच देकर, या फिर उसको जैसे लोगों ने समाज से बाहर कर दिया है तो उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो पुर्तगालियों के द्वारा उसको कुछ संपत्ति देकर, लोभ लालच देकर, और पुर्तगाली लोगों से विवाह करवा दिया जाता था। और इस तरह से उन्होंने अपना पॉपुलेशन बढ़ाया। और जब गोवा जीता, और गोवा के आसपास के क्षेत्रों में उन्होंने अपना गांव स्थापित करना शुरू किया, और इस तरह से उन्होंने अलग अलग टेरिटरी पर कब्जा करना शुरू किया अल्बुकर्क ने। तो सवाल में आएगा, वैवाहिक नीति को किसने चलाया था, अल्बुकर्क ने, और सती प्रथा पर भी प्रतिबंध लगाया था अल्बुकर्क ने। अब दो सवाल है, सती प्रथा को रियली पूरे भारत में बैन किया था सर विलियम बेंटिक, लेकिन अल्बुकर्क ने अपने क्षेत्र में बैन किया था शुरुआती दौर में। सवाल में आएगा कि पुर्तगालियों के वो कौन से गवर्नर हैं जिन्होंने सती प्रथा को बैन किया था, तब आंसर अल्बुकर्क का नाम आएगा। उसके बाद 1515 में अल्बुकर्क के समय में ही गोवा में प्रथम चर्च सेंट जेवियर चर्च की स्थापना की गई। आप इसको भी याद रखेंगे कि प्रथम चर्च सेंट जेवियर चर्च की स्थापना कब की गई, 1515 में, और गोवा में। इसके बाद अब तीसरे जो गवर्नर बने उनका नाम था नूना डी कुन्हा। तो एक बार हम नूना डी कुन्हा पर फोकस करेंगे। पुर्तगालियों के तीसरे गवर्नर थे नूना डी कुन्हा। आप इनका नाम याद रखेंगे, नूना डी कुन्हा, थोड़ा डेंजर नाम है, याद रखना तो पड़ेगा ही। नूना डी कुन्हा ये 1529 से 1538 तक भारत में गवर्नर बने रहे, और ये जब 1529 में आए तो 1530 में इन्होंने गोवा को राजधानी बनाया। सवाल में भी आ जाएगा कि गोवा को राजधानी किसने बनाया था, नूना डी कुन्हा ने। कब, 1530 में। उसके बाद 1534 में कृष्णा बेसिन पर कब्जा किया, 1535 में दीव पर कब्जा किया, और 1559 में दमन पर कब्जा किया। मतलब आप समझ सकते हैं कि पुर्तगाली पहले आए थे व्यापार करने के
के लिए, लेकिन यहाँ पर इसका कोई कंपटीटर ना होने के कारण इन्होंने क्या किया, व्यापार भी किया और उसके बाद भारत के अलग अलग क्षेत्रों पर कब्जा भी करना शुरू किया। अब मैप के अनुसार जब आप देखेंगे तो यहाँ क्या है कि यहाँ पर 2 लूप लाइन आप देखेंगे, ऊपर के क्षेत्र में गुजरात है, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र के नीचे छोटा सा गोवा है। तो सबसे पहले 1510 में अल्बुकर्क के टाइम में इन्होंने गोवा पर कब्जा कर लिया और उसके बाद जब अल्बुकर्क के टाइम में गोवा पर इन्होंने कब्जा कर लिया, उसके बाद आगे बढ़े। जब तीसरे गवर्नर नूना डी कुन्हा बने तो इसने 1534 में कृष्णा बेसिन पर कब्जा किया। कृष्णा बेसिन थोड़ा ऊपर महाराष्ट्र के पास है। उसके बाद फिर आगे बढ़े, 1535 में दीप पर कब्जा किया। गुजरात का जो दूसरा लूप लाइन है वहाँ है दीप पर कब्जा किया। 1559 थोड़ा ऊपर दमन पर कब्जा किया। ओवरऑल आप देखेंगे कोचीन में ये पहले से थे, मतलब पश्चिमी साइड जो है इस पूरे साइड पर पुर्तगालियों ने अपना कब्जा कर लिया। तो पुर्तगाली के जो गवर्नर तीसरे बने, इन्होंने लगातार कब्जा किया 3 क्षेत्र पर। 34 में कृष्णा बेसिन, 35 में दीप पर, 59 में दमन पर कब्जा किया। तो पुर्तगालियों के कब्जे के बाद डचों की एंट्री हुई, लेकिन पुर्तगालियों से थोड़ा मिसलेनियस का 2 सवाल है कि प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगालियों ने भारत में की और पुर्तगाली मध्य अमेरिका से तंबाकू, आलू और मक्का भारत लाए थे। इसके अलावा वो लीची, संतरा, अनानास भी भारत लाए थे जो उनको अलग अलग देशों से प्राप्त हुआ था। प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगालियों ने 1556-57 में भारत में की थी। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे कि पुर्तगालियों ने प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत 1556-57 में की थी। इस तरह से आज हमारा पुर्तगाली का जो चैप्टर था वो समाप्त हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डच और अंग्रेज दोनों एक साथ पढ़ेंगे, उसके बाद फ्रांसीसी, और इस तरह से हमारा जो है मॉडर्न हिस्ट्री आगे की तरफ बढ़ता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।